नमस्कार। एक बार पुनः मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत आप सबका स्वागत है। आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोग पढ़ चुके हैं। लेक्चर 3 केमिकल काइनेटिक्स में उसी जो पिछले टर्न पर हम लोगों ने उसको छोड़ा था, जहां हम लोगों ने फिनिश किया था अपने इस लेक्चर को, आज वहीं से हम लोग प्रोसीड करेंगे। लेकिन नया लेक्चर 3 केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पुरानी चीज़ों को याद दिलाना चाहता हूं। देखिए भाई, मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था कि अगर कोई भी रिएक्शन है, इसके ए मोल बी के बी मोल आपस में रिएक्शन करके सी के सी मोल और डी के डी मोल बना रहे हैं, तो इसके लिए रेट लॉ जो कि एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, तो रेट लॉ आपने कैसे लिखा था? तो देखिए आपने कैसे लिखा था भाई रेट लॉ, आप देख के नहीं, इसका रेट लॉ जो अगर एक्सपेरिमेंटली हम लोग लिखते हैं तो a की पावर x इंटू बी की पावर y। रेट लॉ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। तो इसका आर्डर आप लोगों ने कैसे लिखा था भाई? इसका आर्डर कैसे लिखा था? तो यही रेट लॉ है। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की पावर है x और y, इन्हीं को हमको ऐड कर लेना है और हम इसको n भी मान सकते हैं। यही आर्डर होता है। पिछले टर्म पे हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। किसी भी रिएक्शन को देख करके उसका रेट लॉ नहीं लिखा जा सकता, उसका रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है और हम माने कि इसका रेट लॉ ये है, हमने एक इन जनरल मान लिया कि इसका रेट लॉ x और y है। ये x a के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, y b के बराबर हो भी सकता है, स्मॉल b के बराबर हो भी सकता है, या इस स्टिचियोमेट्री के बराबर नहीं भी हो सकता है। अब बात जो आज डिस्कस करनी है, इसको आप लोग नोट मत करिएगा, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से आपको नोट करना है। यही रेट कांस्टेंट है। यही क्या है भाई? रेट कांस्टेंट। दिस इज द रेट कांस्टेंट के। इसी रेट कांस्टेंट की यूनिट आज हम लोगों को डिस्कस करना है। कई बार नीट और जेई की क्लासेस में, नीट और जेई के एग्ज़ाम में रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी गई है। 0 आर्डर के लिए, फर्स्ट आर्डर के लिए, सेकेंड आर्डर के लिए, थर्ड आर्डर के लिए, तो फ्रैक्शनल आर्डर के लिए। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन हम आपको डिराइव करके बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह शॉर्ट ट्रिक आई। शॉर्ट ट्रिक आप बॉक्स में बनवा दूंगा, उस बॉक्स में शॉर्ट ट्रिक लिखवा दूंगा। लिखने के बाद आप आराम से n की वैल्यू रखते जाएंगे, रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको मिलती जाएगी। तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट वी हैव टू फाइंड यूनिट ऑफ के। वी हैव टू फाइंड यूनिट ऑफ के। रेट कांस्टेंट की यूनिट हम लोगों को निकालना है। तो भाई हमारे पास गोल जो है, हमारा एम ये है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट हम लोगों को निकालना है। तो भाई आज हेडिंग डाल दीजिए यूनिट, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। आज से स्टार्ट करना जो लेक्चर है उसमें आप यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हेडिंग डाल दीजिए। आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हेडिंग डाल दीजिए। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट हम लोगों को डिस्कस करना है। कैसे? देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा इसका डेरिवेशन बताना चाहते हैं। किसी बच्चे की अगर इच्छा होगी तो वो लिखेगा इसका डेरिवेशन, अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं लिख सकता है, क्योंकि फाइनली मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसी शॉर्ट ट्रिक को लेकर के आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब व्यक्ति, कोई भी विद्यार्थी किसी डेरिवेशन को देखता है तो उसके दिमाग में उसकी थीम बनती है कि यह जो शॉर्ट ट्रिक आया, जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आया, वो कैसे आया। और डेरिवेशन देखने से एक चीज़ यह क्लियर होती है कि कोई भी फार्मूला कैसे डिराइव किया गया। कोई न्यूमेरिकल अगर आ गया तो आप उसमें वैल्यूज़ रख करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए भाई, मैंने मान लिया कि लेट ए के ए मोल, बी के बी मोल आपस में अपक्रिया करके सी के सी मोल बना रहे हैं, डी के डी मोल बना रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हमको निकालना है, हमको के की यूनिट निकालना है कि के की यूनिट क्या है। तो देखिए भाई, अगर इसके लिए हम रेट लॉ लिखें, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ,
तो इन जनरल इसका रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए भाई, के ए की पावर x इंटू बी की पावर y। यही रेट ला है ना, मैंने आपको बताया था, यही आपको मैंने बताया था कि ये रेट ला है। अब देखिए हमको इसी की यूनिट चाहिए, हमको इसकी यूनिट चाहिए, यही इसी k की यूनिट हमको फाइंड करना है। तो k बराबर अगर हम लिखना चाहें तो बताइए, k बराबर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट के नीचे ये पूरी की पूरी क्वांटिटी आएगी ना, तो रेट के k इज इक्वल टू रेट के नीचे, तो इसको मैं रेट अपान a की पावर बताइए भाई, a की पावर x इंटू बी की पावर y। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है मैंने आपको बताया था कि ये एक्टिव मास कहलाता है। एक्टिव मास का मतलब मोल पर लीटर। यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है वो एक्टिव मास या मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन। तो रेट इज इक्वल टू बताइए भाई, यही रेट है ना, मैंने इसकी यूनिट बताया था, बोलिए बच्चों इसकी यूनिट क्या बताया था मैंने बताया था मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम समय बताया था मैंने। यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर क्या है x, यहाँ पे क्या है मोल अपान लीटर की पावर क्या है भाई y है। देखिए रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम, ये एक्टिव मास ऑफ ए मोल पर लीटर की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्टिव मास ऑफ बी मोल पर लीटर की पावर y। यहाँ पर हमने मान लिया है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब इसका जितना मोल पर लीटर है, अगर 2 मोल पर लीटर ये है तो 2 मोल पर लीटर ये भी होगा। तो ये बताइए यहाँ पे मोल अपान लीटर, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो मोल पर लीटर पर टाइम, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा और इसके नीचे मोल अपान लीटर है, मोल अपान लीटर, तो ये वैल्यू हो जाएगी मोल अपान लीटर की पावर x प्लस वाई। देखिए भाई बायो के बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ कि अगर कहीं पर 3 की पावर x है, कहीं पर 3 की पावर y है, दोनों जगह अगर बेस सेम हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर x प्लस वाई। अगर कहीं पर बेस मैंने 4 लिया, यहाँ पर t लिया, यहाँ पर 4 लिया, यहाँ पर q, तो वैल्यू आएगी 4 की पावर t प्लस q। मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी पर पावर है, बेस दोनों में सेम है, तो जो पावर होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो भाई यहाँ देखिए मोल पर लीटर यहाँ है बेस, मोल पर लीटर यहाँ है बेस, और दोनों का पावर, इसका पावर x है, इसका पावर y है, तो दोनों जोड़ के क्या बना देगा x प्लस वाई। तो यहाँ पर हम लोग अगर मान लें कि x प्लस वाई है क्या भाई, x प्लस वाई अगर हम जोड़ें तो यही आर्डर है ना, यही क्या है आर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसको मैंने n मान लिया, आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू n, हमने इसको मान लिया कि आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए भाई यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू आई रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट की यूनिट के इज इक्वल टू क्या आई मोल पर लीटर पर टाइम अपान नीचे मोल अपान लीटर की पावर n, यही है ना, मोल अपान लीटर की पावर n। क्यों n आया, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू हमने n मान लिया है। n क्या है आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए भाई इसको आगे मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर अपान टाइम, नीचे क्या है मोल पर लीटर की पावर n। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए k इज इक्वल टू मोल अपान लीटर, ओके, इनटू मोल अपान लीटर, टाइम को मैंने ऐसे लिखा 1 अपान टाइम अपान मोल अपान लीटर की पावर n। देखिए भाई यहाँ पर देखिए मोल पर लीटर है ना, तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो मैं इसको ऊपर क्या मान सकता हूँ 1 मान सकता हूँ, मोल पर लीटर की पावर 1, नीचे है मोल पर लीटर की पावर n। तो ये बताइए इस क्वांटिटी को अगर हम ऊपर ले चलें,
आप लोग पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, मोल पर लीटर ऊपर 1 है, नीचे मोल पर लीटर की पावर n है। तो जब हम इसको ऊपर ले चलेंगे तो यह क्वांटिटी जो पावर में है, जो कि प्लस में है, कुछ लगा नहीं तो हम प्लस मानेंगे, ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हुआ मोल पर लीटर पावर 1 इंटू, इसको ऊपर ले चले ना भाई तो क्या हो जाएगा, मोल अपान लीटर की पावर -n, मोल पर लीटर की पावर -n। और ये टाइम है तो टाइम नीचे है ना, ये देखिए टाइम अपान में है तो टाइम को भी हम ऊपर ले लें, तो टाइम को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। तो देखिए भाई यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक फार्मूला मैं आपको बता दूँ, ये इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कहीं पर ये फार्मूला है, नोट कर लीजिएगा, 1/x की पावर n है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -n हो जाता है। अगर कहीं पर x की पावर t है तो वैल्यू हो जाएगी x की पावर -t। अगर 1/x की पावर l है तो x की पावर -l, मतलब यहाँ पर जो पावर है वही केवल माइनस हो जाएगी। इसको जब हम ऊपर ले चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, जब इसको तो -l हो जाएगा। ओके, तो k इज टू ये देखिए भाई मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर, मैंने क्या बताया था कि जब बेस, यहाँ देखिए यहाँ बेस सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मोल पर लीटर की पावर 1 है, मोल पर लीटर की पावर -n है, तो ये क्या हुआ, मोल अपान लीटर जोड़ा जाए, यहाँ 1 है, 1 प्लस -n, 1 प्लस ये -n, तो और प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो माइनस ही होता है, तो इसलिए हम सीधे सीधे माइनस लगा देते हैं। और यहाँ पे टाइम इनवर्स ऑलरेडी है तो इसको एज सच हम नोट कर लेते हैं। तो मोल पर लीटर 1 -n, मोल पर लीटर 1 -n और इंटू टाइम इनवर्स हमारे पास आया है। तो इसको मैं यहाँ पर एरो लगा के लिख रहा हूँ, देखिए भाई। तो k इज टू मोल पर लीटर की पावर 1 -n इंटू टाइम इनवर्स। तो k इज टू आया, देखिए मोल ऊपर है, लीटर नीचे है, तो ये वैल्यू हुई मोल अब 1 -n अपान ये जो पावर थी, दोनों की पावर थी, तो अब एक बार इस मोल के ऊपर पावर आएगी, एक बार इस लीटर के ऊपर पावर आएगी। तो क्यों, क्योंकि कहीं पर अगर 4/7 की पावर p लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर p अपान 7 की पावर p। अच्छा, इसी के बेसिस पर बताइए, कहीं पर लिखा हुआ है x अपान t की पावर q, तो बताइए फार्मूला बताइए, x की पावर q अपान t की पावर क्या, q। तो इसी तरीके से बताइए मोल अपान लीटर की पावर 1 -n, तो मोल के ऊपर 1 -n अपान लीटर के ऊपर 1 -n इंटू टाइम इनवर्स, एज सच है। तो k इज टू, देखिए इस लीटर को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो लीटर को ऊपर ले गए, तो भाई लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो अब यहाँ मैंने बताया था आपको कि अगर इसको आप ऊपर ले गए, x की पावर n है तो x की पावर -n हो जाएगा, इस t को ऊपर ले गए तो -t, तो यहाँ पर लीटर को ऊपर ले चले, लीटर को ऊपर ले गए तो माइनस साइन लगाएं और 1 -n, ओके, मोल 1 -n और टाइम इनवर्स, ओके। तो ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो k इज टू लीटर, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या प्लस, लीटर n-1 मोल 1 -n और क्या टाइम इनवर्स, लीटर n-1 मोल 1 -n और टाइम इनवर्स। देखिए भाई ये है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। ये किसके लिए है, फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जहाँ पर k था वहाँ kn कर लीजिए, यहाँ पर n ये रिप्रेजेंट करता है कि यह रिएक्शन nth ऑर्डर की थी, जिसके लिए एक जनरल, इन जनरल
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार आपसे नीट और जेई में पूछा गया है कि आप nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखे तो लीटर n-1, मोल 1 - n और टाइम इनवर्स। याद कर लीजिए आप मेरे साथ, चलिए बोलिए, लीटर n-1, मोल n-n और टाइम इनवर्स। टाइम सेकंड में भी हो सकता है, टाइम आवर में भी हो सकता है, तो डे में भी हो सकता है। लीटर n-1, मोल n-n, टाइम इनवर्स, ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए। देखिए भाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, यहीं कहीं लिख लीजिए आप लोग, यहीं कहीं लिख लीजिए। ये किसके लिए है? यूनिट ऑफ, यहीं लिख लीजिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये डेरिवेशन आप अपने लिए कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो, अदरवाइज आपके लिए यही स्क्वायर ब्रैकेट पर्याप्त है। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को आपको याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, लीटर n-1, मोल n-n और टाइम इनवर्स। तो देखिए भाई, यहाँ पर n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि, जो हमारे हिंदी माध्यम से बच्चे जुड़े हुए हैं उनको हम हिंदी भी बताते चलेंगे। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो अब हमारा काम ये है कि हम n की वैल्यू 0 रखें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 1 रखें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 2 रखें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 3 रखें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो n की वैल्यू रखते जाएं और रेट कांस्टेंट की यूनिट हम निकालते जाएं, यही मेरा टारगेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं केस 1 या नोट 1। तो केस 1 में, केस 1 n की वैल्यू बार बार रखते जाएंगे। केस 1 में लिखिए, इफ n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर अपक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? तो देखिए k, और यहाँ पर n की जगह क्या लिख दें? 0, लीटर n-n। पहले मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, मैं एक बार nth ऑर्डर के लिए लिख दे रहा हूँ, kn इज इक्वल टू लीटर n-1, लीटर n-1, मोल 1 - n, टाइम इनवर्स। ये लिखा हुआ है आपके पास। यहीं पर इसी kn की वैल्यू जो आई है, इसी में हमको n की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो k0 इज इक्वल टू लीटर। बोलिए भाई, लीटर। n की वैल्यू क्या रखा जाए? n की वैल्यू रखा जाए 0 ना, तो 0 - 1, मोल 1, n बराबर क्या रखा जाए? 0, टाइम इनवर्स ऐसे रहेगा। तो देखिए k0 की वैल्यू क्या आई? k0 इज इक्वल टू लीटर, 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के साथ, 1 में से 0 घटाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, 1 ही रहेगा, और टाइम इनवर्स। ऐसे दे सकता है आपको, ऐसे दे सकता है। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गई। इंपॉर्टेंट करिए भाई इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास केस 1 में जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई, लीटर, n लीटर की पावर -1, मोल की पावर 1, टाइम इनवर्स। आर करके लिखिए, k0 इज इक्वल टू, देखिए ये मोल है, मोल की पावर 1 है, 1 का कोई मीनिंग है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, और लीटर -1 है तो इसको हम नीचे ले जा सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये मोल ऐसे लिखा जा सकता है, मोल पर लीटर, और ये पर टाइम, क्योंकि टाइम इनवर्स है तो मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कभी कभी देखिए मोल को आगे लिख देगा, लीटर को इनवर्स आगे लिख देगा,
कभी कभी टाइम इनवर्स को आगे लिख देगा, इसको सबसे पीछे लिख देगा। आपको ध्यान देना है, मैच करना है आप अपने फार्मूले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर फार्मूला। जब आप के नॉट एक्स को निकालेंगे तो आप मैच करेंगे कि हमारा जो निकाला गया के नॉट है वो आंसर के किस पार्ट से मैच कर रहा है, किस सेक्शन से मैच कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। तो भाई केस 1 जीरो ऑर्डर के लिए है। इसी तरीके से अब हमारा केस 2 है। केस 2 में हम n की वैल्यू क्या लेंगे 1, यहाँ पे लिखिए केस 2, यहाँ पर केस 2। केस 2 में क्या, इफ n इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 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 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए भाई, हम nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या जानते हैं, लीटर n-1, मोल 1 - n, और क्या, टाइम इनवर्स। चलिए अब हम फर्स्ट ऑर्डर, तो n की वैल्यू कितना रखें, n बराबर 1, तो यहाँ पर k की जगह क्या रखें हम, k1। n बराबर 1 तो हम k1 रख सकते हैं, लीटर। और यहाँ पर देखिए 1 है ना, तो यहाँ 1 रख दिए, 1 - 1, मोल, फिर 1 - 1, फिर क्या, टाइम इनवर्स। तो k1 इज इक्वल टू लीटर की पावर क्या, 0, मोल की पावर क्या, 0। भाई 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और क्या बचा, टाइम इनवर्स ना। मैंने आपको कल एक फार्मूला बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी की पावर 0 है, t की पावर 0 बराबर 1, x की पावर 0 बराबर 1, y की पावर 0 बराबर 1। ओके, तो चलिए भाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसका मान कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, यही फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो बचा क्या, k1 बराबर बचा टाइम इनवर्स। अब टाइम सेकंड में भी हो सकता है, घंटा में भी हो सकता है, मिनट में। ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। k1 इज इक्वल टू टाइम इनवर्स। तो 2 केस हम लोगों ने निकाला, हम लोगों ने k नॉट निकाला। इसी तरीके से अब केस 3, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, मतलब n की वैल्यू 2 अगर हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोलिए भाई, अब आप लोग बोलिए kn इज इक्वल टू, बोलिए लीटर n-1, मोल 1 - n, और टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखना है 2, n की वैल्यू क्या रखना है 2, चूंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमसे पूछ रहा है, ये चीज़ हमको याद रहनी चाहिए, लीटर n-1, मोल 1 - n, टाइम इनवर्स, लीटर n-1, मोल 1 - n, टाइम इनवर्स। ये चीज़ हमको याद रहनी चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़, ये कौन सा लीटर n-1, मोल 1 - n, टाइम इनवर्स, ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इन जनरल रेट कांस्टेंट की यूनिट है। n बराबर 2 रखें तो बताइए भाई, k2 इज इक्वल टू लीटर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 -1, मोल 1 - 2, यहाँ n की वैल्यू क्या रखें 2, और फिर क्या रखें टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। चलो भाई बताओ, k2 बराबर बोलो, सारे बच्चे बोलें, 2 - 1 इज इक्वल टू क्या 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, मोल, चलो भाई बोलो 1 - 2, 1 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -1, इंटू टाइम इनवर्स, ओके, इंटू टाइम इनवर्स। तो चलो भाई k2 को एक बार, अगर ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, k2 की यूनिट ऐसे भी आपको मैच करना पड़ेगा, या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लीटर है, लीटर के नीचे क्या है मोल है, तो लीटर पर
पर टाइम, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट कर रहे हैं फॉर एग्जाम नीट और जेई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप केस 4 ले लीजिए, इसी तरीके से केस 4 n की वैल्यू 3 ले लीजिए। मतलब अब हम डिस्कस करेंगे n की वैल्यू 3, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तृतीय कोट की जो अपक्रिया है उस अपक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। इन जनरल सब लोग बोले Kn इक्वल टू लीटर n-1 मोल 1 माइनस n और क्या टाइम इनवर्स। क्यों भाई, यही हम लोगों ने पढ़ा है ना nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो n की वैल्यू कितना रखा जाए, n की वैल्यू 3 रखा जाए। k की 3 इज इक्वल टू लीटर, n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 माइनस 1 मोल 1 माइनस 3 टाइम इनवर्स। चलिए भाई K3 बराबर बोलिए लीटर, 3 में से 1 घटाएं 2, फिर मोल 1 माइनस 3 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है -2, और फिर क्या टाइम इनवर्स। तो K3 इज इक्वल टू लीटर स्क्वायर, यहाँ प्लस है ऊपर लिख सकते हैं लीटर स्क्वायर अपान मोल की पावर 2, और क्या ये टाइम है ना, तो यहाँ टाइम आप नीचे लिख लीजिए इनटू करके, बस ये हो गया आपका काम। तो इसका मतलब इसको लिखा जा सकता है लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, और फिर क्या लिख सकते हैं आप पर टाइम। तो देखिए भाई ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप नोट कर लीजिए और लिख लीजिए नीट और जेई के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑर्डर केस 4 में n इज इक्वल टू 3 हमने लिया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसकी कोटि 3 ऑर्डर की है। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट Kn इज इक्वल टू लीटर n-1 मोल n-n टाइम इनवर्स। n की वैल्यू 3 रखने पर ये n की जगह 3, लीटर ऐसे है तो लीटर मैंने लिख लिया, n की जगह हम लोगों ने 3 रखा, 3 माइनस 1, मोल ऐसा उतार लिया 1 माइनस 3 टाइम इनवर्स। 3 में से एक को 3 में से एक को सब्सट्रैक्ट करना है, जब 3 में से एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, ऐसा लिख लिए। 1 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है तो -2 आएगा, टाइम इनवर्स को ऐसे लिख लिए। तो K3 बराबर लीटर स्क्वायर, ये लीटर स्क्वायर अपान मोल स्क्वायर और अपान टाइम, ये टाइम ऐसे है, या लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर और पर टाइम, तो लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर पर टाइम। ठीक है, तो ये हमारे जो केसेस हैं केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, तो हम लोगों ने बारी बारी से डिस्कशन किया कि जो फर्स्ट ऑर्डर है, जो सेकेंड ऑर्डर है, जो थर्ड ऑर्डर है, उसके लिए रेट कांस्टेंट कैसे लिखा जा सकता है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो देखिए भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे कहेगा कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो आप ये जनरल फार्मूला याद रखना होगा। अगर वो कहे जीरो ऑर्डर n की वैल्यू 0, अगर वो कहे फर्स्ट ऑर्डर तो n की वैल्यू 1, अगर वो कहे सेकेंड ऑर्डर n की वैल्यू 2, अगर वो कहे थर्ड ऑर्डर तो n की वैल्यू 3, वो कहे थर्ड ऑर्डर n की वैल्यू 3। इसी तरीके से हम किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई इसी पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने चाह रहा हूं कि अगर आपने इसको समझ लिया है तो आप मेरे प्रश्नों का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, नोट क्वेश्चन लिखिए। चलिए भाई सब लोग आप क्वेश्चन लिखें।
फाइंड आउट the order of reaction, find out order of reaction for which the value of rate constant is given below. देखिए भाई, पहले नंबर पे 4.8, सब लोग लिख लीजिए इसको, 4.8 इंटू 10 की पावर -8 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरे नंबर पे 6 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 4.8 10 की पावर -8 6 इंटू 10 की पावर -6। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बताना है कि उस अवक्रिया का ऑर्डर क्या होगा जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, दो अलग अलग प्रश्न हैं, जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू 4.8 इंटू 10 की पावर -8 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स दी गई है। सेकेंड क्वेश्चन में वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड इनवर्स दी गई है। बताना ये है कि जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर की वो रिएक्शन है, बताइए भाई। इसी को हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो कैसे हम लोग पिकअप करेंगे, कैसे जानेंगे? तो हम यूनिट से जानेंगे। ये जो यूनिट दी गई हैं, इसी यूनिट से हम जानेंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए भाई, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए Kn = लीटर। पहले प्रश्न का आंसर हम नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। Kn = लीटर n-1 मोल 1 - n और टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, टाइम की जगह सेकेंड इनवर्स कर लीजिए, यही था। देखिए भाई, Kn = लीटर n-1 मोल 1 - n और सेकेंड इनवर्स। यहां पर लीटर की पावर क्या है भाई? लीटर की पावर 1 है। तो इसका मतलब कि n-1 ये है ना, n-1 की वैल्यू क्या है? 1। तो n = क्या हो जाएगा? ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 1 + n = क्या? 2। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है? 2 है। क्यों? क्योंकि 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और मोल की पावर 1 - 2 करेंगे, 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा। और सेकेंड इनवर्स जैसे है हम उसको ऐसे वैसे ही नोट कर लेंगे। तो देखिए भाई, अगर इफ n = 2 हम रखें, इफ n = 2, इफ n = 2, तो K2 क्या आएगा? यहाँ पर 2 = लीटर। देखिए 2 की पावर -1 मोल 1 - 2 और क्या? सेकेंड इनवर्स। तो K2 की वैल्यू बताएं। K2 की वैल्यू 2 में से सब्सट्रैक्ट करना है 1 को, 2 में से 1 को घटाना है, तो वैल्यू कितनी आती है? लीटर की पावर 1 मोल 1 में से 2 को घटाएं तो -1। और क्या लिखें यहाँ पे? सेकेंड इनवर्स। ये देखिए कुछ मैच हो रही है क्या वैल्यू भाई? दोनों को मैच करिए। अरे ये क्या हुआ? वही वैल्यू आ गई। लीटर पावर 1 है, कोई मतलब नहीं। मोल की पावर -1, मोल की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दी गई है, ये केवल हमको परेशान करने के लिए दी गई है। हमको मेन जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिससे हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी है, वो ये यूनिट है, वो ये वैल्यू है। इसी वैल्यू से हम बताएंगे, यूनिट को देख के हम बताएंगे कि सर जिस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दिया गया है वो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की है। तो फर्स्ट वाले आंसर में रिएक्शन का ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है।
वह दूसरी कोट की अपक्रिया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट की यूनिट देख करके हम तुरंत बता देंगे। चलिए भाई, तो एक प्रश्न आपने सॉल्व किया जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतना दी गई थी। अब आपके पास दूसरा प्रश्न ऐसा है, आपके पास दूसरा प्रश्न ऐसा है, पहले समझ लीजिए सब लोग ढंग से, फिर लिखिएगा। तो हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू 6 × 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स दिया है। तो इन जनरल भाई बताइए, लीटर Kn की वैल्यू लीटर n-1, मोल 1 - n, और क्या सेकेंड इनवर्स। भाई सब गायब हैं, गायब का मतलब ना तो लीटर है ना तो मोल है, इसका मतलब कि यहाँ पावर 0, यहाँ भी पावर 0 ना, तो इसका मतलब सब गायब है। तो Kn अगर n की वैल्यू इफ n बराबर अगर हम 1 रखें, यहाँ जो वैल्यूज़ हैं n की, यहाँ पर n = 1 रखें, तो K1 बराबर, इसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके लिए K1 = बोलिए लीटर 1 - 1, मोल 1 - 1, भाई n की जगह 1, फिर 1 1 1 और n, और क्या सेकेंड इनवर्स। तो K1 बराबर बताइए लीटर की पावर 0, मोल की पावर 0, और क्या सेकेंड इनवर्स, यही तो है। तो K1 बराबर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने आपको फार्मूला बताया था भाई पढ़ाते वक्त, a की पावर 0 अगर है तो उसकी वैल्यू 1, अगर t की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, अगर q की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 × इसकी वैल्यू बोलिए 1, और ये सेकेंड इनवर्स एज सच रहेगा। तो K1 = सेकेंड इनवर्स, K1 = सेकेंड इनवर्स। तो ये देखिए जो यूनिट है वहाँ भी सेकेंड प्रॉब्लम में सेकेंड इनवर्स दिया था, जो यूनिट थी वो सेकेंड इनवर्स था, इसका मतलब वो रेट कांस्टेंट K1 था, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वह क्रिया प्रथम कोट की थी, फर्स्ट ऑर्डर की थी। तो भाई इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है कि कैसे हम लोग इसको प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। मैं इसको इरेज करता हूं और एक प्रश्न मैं ऑब्जेक्टिव बोलता हूं और आप लोग उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को नोट करके हमको बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो चलिए भाई लिखिए, फॉर द क्वेश्चन लिखिए, फॉर द नोट करके लिखिए, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये क्वेश्चन है आपका। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द 4 ऑप्शन इसमें हम बनाएंगे। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, 4 ऑप्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, पहले नंबर पे लीटर, लीटर स्क्वायर, लीटर, मोल की पावर -2, सेकेंड इनवर्स। बी नंबर पे सेकेंड इनवर्स। सी नंबर पे मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए डी नंबर पे लीटर, मोल इनवर्स, लीटर, मोल इनवर्स, और क्या लीटर, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शन में आपको टिक करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज। ये 2011 के मेंस में पूछा गया है, 2011 के मेंस में यह प्रश्न पूछा गया है, इसको नोट करिए। चलिए भाई क्विक शुरू करिए, स्टार्ट, बताइए कौन सही है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर अवक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट दी गई हैं, इनमें से कौन सही है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं सॉल्व करता हूं। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? लीटर n-1 मोल 1 - n और सेकेंड इनवर्स। लीटर n-1 मोल n-n और सेकेंड इनवर्स। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे 3? नहीं सर, n की वैल्यू रखिए 0, क्योंकि वहां पे क्या दे रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या दे रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो K नॉट यहाँ 0 कर दिए, लीटर लीटर लिख लिया, फिर n की वैल्यू 0 ना, तो 0 की -1, फिर मोल 1 - 0 और क्या? सेकेंड इनवर्स। तो K नॉट इज इक्वल टू बताइए लीटर, लीटर क्या? लीटर के पावर -1, 0 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू -1, और यहाँ 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मोल की पावर 1 और क्या? सेकेंड इनवर्स। तो K नॉट इज इक्वल टू, देखिए भाई K नॉट इज इक्वल टू मोल की पावर 1 है तो मोल को ऊपर रहने दीजिए, मोल को ऊपर रहने दीजिए। लीटर इनवर्स में है, मैंने आपको बताया था कि अगर 1/x की पावर n है तो इसको x की पावर -n, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ अगर माइनस साइन है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर ऐसे, तो यहाँ पर वही चीज़ है, लीटर की पावर -1 है तो हम इसको नीचे करके अपान में करके लिख सकते हैं क्या? लीटर की पावर 1, लीटर की पावर 1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? देखिए मोल ये है, लीटर जो इनवर्स में था उसको मैंने नीचे कर दिया इस फार्मूले का यूज करते हुए, इस फार्मूले का यूज करते हुए, इस फार्मूले का यूज मैंने किया। फिर क्या? सेकेंड इनवर्स ऐसे है, सेकेंड इनवर्स ऐसे है, तो सेकेंड इनवर्स ऐसे है, तो इसको हम सेकेंड को भी नीचे ले सकते हैं 1/सेकेंड। ओके, तो K नॉट की वैल्यू आई K नॉट इज इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए आया मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कौन सही है भाई इसमें? ये वाला ऑप्शन देखिए, लीटर की पावर 1 है, मोल की पावर -2 है, मैच नहीं कर रहा है। सेकेंड इनवर्स है, ये नहीं मैच कर रहा है। मोल, हाँ मोल हमारे भी सोल्यूशन में है, अपान लीटर और सेकेंड इनवर्स अपान सेकेंड, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी सही है। तो इस तरीके से अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दिया जाए, वैल्यू दिया जाए, तो आप उसकी यूनिट को देख करके बड़े आराम से ये बता सकते हैं कि यह रिएक्शन किस ऑर्डर की है। तो देखिए भाई इसमें कौन सही हुआ? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। तो इसी तरीके से हम लोगों को हैंडल करना है प्रॉब्लम को। आप लोग सॉल्व करिएगा, जहाँ जहाँ से भी आप प्रश्न पाइएगा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा केमिकल काइनेटिक्स का। और देखिए एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव और मैं आपको बताता हूँ, लिखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। एक ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑर्डर अपक्रिया की कोड से रिलेटेड है, ऑर्डर के बारे में। कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इनकरेक्ट है, उसी को आपको बताना है। चलिए भाई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, ये भी पूछा गया। फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन which one of the following, which one of the following, which one of the following, which one of the following is incorrect, which is incorrect। देखिए कौन असत्य है, कौन सही नहीं है। तो पहले नंबर पे इनकरेक्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, पहले नंबर पे कौन असत्य है? पहले फर्स्ट पॉइंट ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
order of reaction is always whole number, is always whole number। चलिए भाई बी नंबर पे order can be determined experimentally, order can be determined experimentally, order can be determined experimentally, order is influenced by stoichiometric, order is not influenced, order is not influenced by the stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficients, order is not influenced by the stoichiometric coefficients, order is not influenced। डी नंबर पे डिफिनीशन है आर्डर की, आर्डर ऑफ रिएक्शन, आर्डर ऑफ रिएक्शन is the sum of the powers, is the sum of the powers raised, order of reaction is the sum of the powers raised on the concentration term, order of reaction is the sum of the powers raised on the concentration term of reactant in the rate law, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। किसी भी अपक्रिया की कोट के लिए फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ध्यान रखिए इनकरेक्ट। क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, लड़का यहाँ इनकरेक्ट नहीं देखता, वो करेक्ट यहाँ ध्यान ही नहीं देता, वो कहता है कि फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो समझता क्या सही है। तो देखिए जैसे आप देखें कहीं नॉट या इनकरेक्ट, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे आप अंडरलाइन करेंगे, आपको प्रश्न सॉल्व करते समय अंडरलाइन बार बार कि इनकरेक्ट देखना है भाई, कौन असत्य है। तो पहला ऑप्शन देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज होल नंबर होता है? होल नंबर का मतलब 1 2 3 4 ऐसे होल नंबर। क्या वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता? मैंने आपको भाई बताया था ना, कल मैंने आपको डिस्कशन करके बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया था, क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता था और क्या बनाता था, HCl। तो इसमें जो रेट लॉ आया था, वो रेट लॉ क्या आया था कि एक्टिव मास ऑफ CH_Cl3 इंटू Cl2 की पावर क्या आया था, हाफ, यही आया था ना, Cl2 की पावर क्या। तो ये देखिए फ्रैक्शनल ऑर्डर आ गया ना। तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर? नहीं, ऑलवेज होल नंबर नहीं होता, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मे बी फ्रैक्शनल, तो यहाँ पर मे बी फ्रैक्शनल, यही इनकरेक्ट, यही है। तो बोलिए भाई मे बी फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये सही है कि गलत? मैंने आपसे बताया था कि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। ऑर्डर किसी भी रिएक्शन के लिए आंख से देख के नहीं लिखा जा सकता जब तक कि उसका रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके लिखा न जाए। जब रेट लॉ लिख दिया जाता है तो उस रेट लॉ में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स होती हैं उन्हीं को सम कर लेते हैं, उन्हीं को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को डिटरमाइन, ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बिल्कुल सही बात है भाई। ये बताइए कि अगर मैं लिखूं N2 प्लस 3H2 ट्वाइस अमोनिया, तो क्या इसका ऑर्डर इसके 1 और 3 स्टोइचियोमेट्री पर डिपेंड करता है? नहीं भाई, रेट लॉ जरूरी नहीं है। रेट लॉ लिखते समय रेट जरूरी नहीं है कि इस पर डिपेंड करे, इसके 1 पावर पर डिपेंड करे, 1 आगे है, इसके 3 पावर पर नहीं। हो सकता है कि इसके 3 पावर पर डिपेंड हो, इसके 2 पावर पर, इसके 3 पावर पर, इसके 1 पावर पर।
तो स्टिचियोमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि आर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। आर्डर जो स्टिचियोमेट्री होती है रिएक्टेंट की उस पर डिपेंड नहीं करता है। फिर आर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ। भाई यही तो था ना, इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि रेट लॉ इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स इंटू वाई की पावर ए बाई, तो इसकी इक्वल टू आर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आर्डर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही आर्डर है। और यही लिख रहा है कि आर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ, ओके। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शन को देख करके हमको बताना था कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो भाई आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें पहला जो ऑप्शन था वही इनकरेक्ट है। तो नोट आप लोग इसको कर लीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही प्रश्न छोटे छोटे केमिकल काइनेटिक्स के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बहुत धैर्य के साथ हम लोगों को क्वेश्चन को हैंडल करना है, घबराना नहीं है। एग्ज़ाम में जब आएगा तो अब हेडिंग डाल दीजिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी, हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, 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 मॉलिक्यूलरिटी, MOLE, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी अपक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? देखिए भाई, पढ़े भी होंगे आप लोग इसको कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, वो भी एलिमेंट्री हो, तो उसमें रिएक्टेंट के जितने भी स्पीसीज हों, रिएक्टेंट के जितने भी पार्टिसिपेंट हों, उनकी संख्या जो होती है वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ ए के 2 मोल और बी के 1 मोल आपस में रिएक्शन करके सी और डी मिला रहे हैं, तो रिएक्टेंट के ए के कितने मोल? 2 मोल, और बी के कितने मोल? 1 मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 + 1 इज इक्वल टू क्या? 3। यही मॉलिक्यूलरिटी है। यही क्या है? मॉलिक्यूलरिटी है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब टोटल नंबर ऑफ, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की संख्या जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। उनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। तो अगर लिखना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के टोटल मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनकी जो टोटल संख्या है दैट इज नोन एज दी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलरिटी इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिख लीजिए एक लाइन में, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, total number of molecules of the reactant, total number of molecules of reactant in an elementary chemical reaction, elementary chemical reaction is known as molecularity, is known as molecularity। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के टोटल मॉलिक्यूल की जो संख्या होती है दैट नंबर इज नोन एज द मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर आप लिख लीजिए, अभी आपने जो लिखा था वही लिख लीजिए। अगर ए के 2 मोल बी का 1 मोल आपस में रिएक्शन करके सी और डी बना रहा है, तो रिएक्टेंट कितने हैं टोटल नंबर ऑफ, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी बताइए भाई।
मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? यही रिएक्टेंट है, ए और बी दोनों रिएक्टेंट हैं। ए के मॉलिक्यूल की संख्या 2 है, बी के मॉलिक्यूल की संख्या 1 है। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 और यहाँ पर क्या है 1, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या हो गई 3 हो गई। ओके, और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए कि क्या एक स्टार बना के लिखना हम लोगों को। मैंने आर्डर बताया था 0 हो सकता है, किसी भी रिएक्शन का आर्डर 0 हो सकता है, किसी भी रिएक्शन का आर्डर फर्स्ट हो सकता है, किसी भी रिएक्शन का आर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। तो ये बताइए क्या किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है? मतलब कि मॉलिक्यूल हो ही ना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाए 0 हो जाए। तो क्या ऐसी रिएक्शन पॉसिबल है? नो, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। ऐसी रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों? जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की संख्या 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो रिएक्शन कहाँ बचेगी? रिएक्शन में रिएक्टेंट है ही नहीं, तो रिएक्शन कहाँ है? रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलरिटी तो यही स्टार बना के हम लोगों को लिखना है। मॉलिक्यूलरिटी नोट करिए, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0। मॉलिक्यूलरिटी MOLECULARITY मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, कैन नॉट बी 0, 0 नहीं हो सकती। कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव एज वेल एज फ्रैक्शनल, एज वेल एज फ्रैक्शनल। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी ना तो 0 होगी, ना तो निगेटिव होगी, और ना तो फ्रैक्शनल होगी। इसका मतलब नीचे मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर। नोट कर लीजिए भाई, बहुत बार ये एग्जाम में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज ए होल नंबर। मॉलिक्यूलरिटी एक होल नंबर, जैसे 1 एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, 2 3 ऐसे ऐसे ऐसे। तो भाई हम लोगों ने डिस्कशन किया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल की संख्या होती है वही मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर। आपने वहाँ लिखा भी था ऑलवेज होल नंबर, हमेशा होल नंबर होता है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल मैं आपको नोट कराता हूँ और आप हमको बताइएगा कि सर इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ये है, और इस रिएक्शन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रिएक्शंस दे रहा हूँ, बस आपको देख के बताना है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड यह बात याद रखनी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो भी मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या को अगर हम काउंट कर लें तो वही टोटल नंबर रिएक्टेंट के जो हमने काउंट किया वही मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो देखिए भाई, पहले नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 1 NH4NO2। इसको कौन बच्चा बताएगा इसका नाम क्या है? इसका नाम NH4NO2 का नाम अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम, नोट कर लीजिए, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। इसको गर्म किया जाता है। देखिए इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन बन सकता है नीट में। हम तो मॉलिक्यूलरिटी काउंट कर रहे हैं, हम तो मॉलिक्यूलरिटी बता रहे हैं, लेकिन ये आपसे इनऑर्गेनिक के टॉपिक में पूछा जाएगा कि क्या होता है जब अमोनियम नाइट्राइट को गर्म किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस N2 + 2H2, नाइट्रोजन गैस और वाटर निकलता है। तो चलिए भाई, NH4NO2 को हीट किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस और पानी के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताइए, जोर से बताइए सब लोग, सारे बच्चे बताएं। मॉलिक्यूलरिटी 4,
इसकी मॉलिक्यूलरिटी 4, नहीं सर 2 नहीं, यहाँ पे सर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट के मॉलिक्यूल की संख्या 1 मानी जाएगी। तो इसका मतलब कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 1। कितनी हो गई मॉलिक्यूलरिटी? 1 हो गई। किसकी? इस दिए गए रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी। चलिए भाई, इसी तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए, अमोनियम नाइट्राइट को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो N2 और ट्वाइस H2, इसको याद रखिएगा क्या बनता है। यही मैं बता दूं NH4NO3 को जब गर्म किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट को, तो N2O प्लस ट्वाइस H2, N2O प्लस ट्वाइस H2। देखिए यही बेसिक डिफरेंस है। अमोनियम नाइट्राइट को जब गर्म किया गया तो नाइट्रोजन गैस निकली, लेकिन जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया गया तो N2O मिला। क्या मिला? N2O। N2O का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा चीज इससे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसी का नाम बताइए भाई, नाइट्रस ऑक्साइड का नाम बताइए। आप लोग पढ़े होंगे, अरे एक ऐसी गैस है जिसको सूंघने पर, इनहेल करने पर आदमी लाफिंग करता है, मुस्कुराता रहता है, चाहे जितना कष्ट हो। तो इसका नाम है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, इसका नाम है लाफिंग गैस। नोट कर लीजिएगा, दोनों रिएक्शन को कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसको पहले नोट करिएगा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या है? 1 है। तो अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस निकलती है। अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2। हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है भाई? H2, माने हाइड्रोजन और आयोडीन बनती है। ट्वाइस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और आयोडीन निकलती है। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर HI के मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 2। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी 5 की 6 की 8, मॉलिक्यूलरिटी इज 2। क्यों? क्योंकि HI के मॉलिक्यूल की संख्या 2 है। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है भाई? MOLECULARITY, मॉलिक्यूलरिटी इज 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितने एग्जाम्पल देखे? इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप बताइएगा, मैं आपसे प्रश्न करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3। ट्वाइस NO प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2। चलिए भाई, मैं बता चुका हूं, इसका नाम बोलिए, सारे बच्चे बोले, इसका नाम बताएं। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका नाम बोलिए, इसका नाम है ऑक्सीजन। इसका नाम है ऑक्सीजन। इसका नाम बताइए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कभी कभी पूछा गया है कि इस इनऑर्गेनिक में पूछा गया है कि इस गैस का कलर कैसा होता है, तो यहीं पर नोट कर लीजिए, इसका कलर ब्राउन रंग का होता है, भूरे रंग की गैस है। चलिए भाई बताइए, कौन बच्चा बताएगा? इसमें इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल की संख्या 2, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की संख्या 1। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 3। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलरिटी इसके मॉलिक्यूल की संख्या 2, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की संख्या 1, तो इज इक्वल टू कितनी हो गई? 3। मॉलिक्यूलरिटी इज द 3। किसकी? इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 3 हो गई। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में मॉलिक्यूलरिटी 1 थी, एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 थी, एग्जाम्पल नंबर 3 में मॉलिक्यूलरिटी 3 हुई। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या 0 कहीं आ रही है? नहीं भाई, 0 नहीं आ रही है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 1, 2, 3 होल नंबर, वही जो मैंने आपको लिखवाया था, आप लोगों ने नोट किया था
तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर होती है, आप लोगों ने नोट किया। इसके अलावा एक हम लोगों को नोट लिखना है, नोट करके लिखिए। अगर कोई बच्चा मुझसे प्रश्न करे कि सर क्या मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा हो सकती है, तो क्या होगा आपका जवाब कि सर मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 या 3 से ज़्यादा बहुत रेयर हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल कह रहे हैं कि 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल हैं, तो तीनों का आपस में कोलिजन इस तरीके से, ये 3 तो आपस में कोलिजन कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास 4 मॉलिक्यूल हैं तो इनका प्रॉपर कोलिजन इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो प्रॉपर कोलिजन एक दूसरे के साथ संभव नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नोट में कि ऐसी रिएक्शंस जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज़्यादा है वो अनकॉमन है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द प्रॉपर कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इसीलिए एक नोट हम लोग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि रिएक्शंस हैविंग द मॉलिक्यूलरिटी 3 आर एबव आर अनकॉमन। नोट करके लिखना है। चलिए भाई, मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस यहीं पे लिखना, रिएक्शंस या यहाँ हम लिख सकते हैं, नोट करके लिखिए। रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूलरिटी, यहाँ पे रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूलरिटी, reactions having molecularity 3 are above, reactions having molecularity 3 are above ARE are very uncommon, because uncommon. Reactions having molecularity 3 are above are very uncommon because the proper collision between the molecules are not possible. नोट कर लीजिए भाई, इसको सब लोग नोट कर लीजिए, आर नॉट पॉसिबल। रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूलरिटी 3 आर एबव, ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है या 3 से ज़्यादा है, ऐसी रिएक्शन संभव नहीं है, ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच में आपस में जो प्रॉपर कोलिजन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होती है तो वो ड्यू टू द कोलिजन होती है। कोलिजन इज द नेसेसरी काज फॉर ए रिएक्शन टू अकर। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को कि 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शंस अनकॉमन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अनकॉमन है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उनके बीच में प्रॉपर कोलिजन संभव नहीं है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, प्रॉपर कोलिजन, यहाँ अनकॉमन को अंडरलाइन कर लीजिए, और प्रॉपर कोलिजन नॉट पॉसिबल, प्रॉपर कोलिजन नॉट, ये अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए भाई, अब हम लोगों को 2 चीज़ें हम लोग अभी तक पढ़े। एक तो आर्डर पढ़े। आर्डर में हम लोगों ने क्या कहा कि कोई भी रिएक्शन है उसके रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती हैं उन्हीं को अगर हम सम कर लें तो आर्डर होता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? तो मॉलिक्यूलरिटी इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अब हम लोगों को दोनों का डिफरेंस पढ़ना है कि मॉलिक्यूलरिटी और आर्डर में क्या डिफरेंस है। कभी कभी ये पूछा गया है कि आर्डर से रिलेटेड 4 ऑप्शन, मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड 4 ऑप्शन। तो जब हम दोनों का बेसिक डिफरेंस पढ़े रहेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में वो चीज़ें सेटअप रहेंगी। तो डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग डाल दीजिए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी।
डिफरेंस बिटवीन आर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अंतर देखना है, कौन कौन सा अंतर है। भाई हम लोगों को तो पढ़ना पड़ेगा थ्योरी के फॉर्म में, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो जब हमको सारे डिफरेंस मालूम रहे तो किसी भी पॉइंट जो डिफरेंस का है उसको लेकर के वो अगर एग्जाम में बना देगा तो हम कोई भी, अगर हमको सारे डिफरेंस मालूम रहेंगे तो कोई भी पॉइंट लेके अगर वो एग्जाम में डिफरेंस बनाता है तो हम लोग उसको पिकअप कर लेंगे, हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक लाइन खींच दीजिए और इधर लिखना है आर्डर, इधर लिखना है आर्डर और इधर क्या लिखना है मॉलिक्यूलरिटी। इधर क्या लिखना है मॉलिक्यूलरिटी, इधर क्या लिखना है आर्डर और इधर क्या लिखना है मॉलिक्यूलरिटी। तो चलिए भाई पहला पॉइंट आप लोग पढ़े हैं, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने स्टडी किया है। सबसे पहले तो दोनों की डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन बताइए। सम ऑफ द पावर्स, सम ऑफ द पावर्स रेज्ड ऑन, सम ऑफ द पावर्स रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म, रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट concentration term of reactant in the rate law, in the rate law। यही है ना, क्यों भाई रेट लॉ में देखिए ऐसे था, मैंने माना कि कोई रिएक्शन है कि ए मोल बी के बी मोल आपस में रिएक्शन करके सी के सी मोल और डी के डी मोल बना रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इसका रेट लॉ अगर ऐसे आया है कि ए की पावर एक्स इन जनरल और बी की पावर वाई, तो यहाँ पर एक्स पावर है और यहाँ बी की पावर क्या है वाई है, तो दोनों को हम ऐड कर लें तो x प्लस वाई क्या कहलाता है, x प्लस वाई क्या कहलाता है, x प्लस वाई इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उन्हीं का समेशन ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की संख्या, आप लोग पढ़ें इसको, टोटल नंबर ऑफ molecules of reactant, total number of molecules of reactant, total number of molecules of reactant in the slowest step, in the slowest step, in the slowest step, जो रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है उस स्लोवेस्ट स्टेप में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के होंगे वही मॉलिक्यूलरिटी होगी। सेकेंड पॉइंट पर ऑर्डर क्या जीरो हो सकता है, यस सर। क्या निगेटिव हो सकता है, यस। क्या फ्रैक्शनल हो सकता है, तो ये ऑर्डर में भी जीरो, ऑर्डर में भी पॉजिटिव, ऑर्डर में भी निगेटिव, ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है भाई, ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, न पॉजिटिव न निगेटिव न फ्रैक्शनल न जीरो, इज ऑलवेज होल नंबर, इज ऑलवेज होल नंबर। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर। यह हमेशा होल नंबर का मतलब जैसे 1 2 3 ऐसे मॉलिक्यूलरिटी। तीसरे नंबर पर तीसरा पॉइंट क्या है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि तीसरा पॉइंट ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल डेटा है। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा, नोट कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंट करके रेट ला निकाला जाता है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल डेटा। यहाँ पे क्या लिखा जाए, मॉलिक्यूलरिटी तो भाई गणित चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उसको गिन लिया जाए, तो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल, और ये क्या हो जाएगा, इट इज एन थ्योरेटिकल डेटा, इट इज एन थ्योरेटिकल डेटा, इट इज एन थ्योरेटिकल डेटा है। 3 आप लोगों ने डिफरेंस देखा, अभी और डिफरेंस है, लेकिन हमको इस पॉइंट को इरेज करना पड़ेगा तभी हम लिख पाएंगे। आप लोग उसी के नीचे लिखते चलिएगा जिससे कि आपका नोट्स का सीक्वेंस ना खराब हो, उसी के नीचे कंटिन्यू करिएगा। 4th पॉइंट में हमको क्या लिखना है, हमको ये लिखना है
कि आर्डर कैन बी डिटरमाइंड, आर्डर हम लोग लिख सकते हैं, आर्डर पता किया जा सकता है किसके लिए, आर्डर कैन बी डिटरमाइंड फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई एलिमेंट्री रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती हैं जो एक स्टेप में प्रोसीड करती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जो मोर देन वन एलिमेंट्री रिएक्शंस के द्वारा प्रोसीड करती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं दे आर द कंपाइलेशन ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो आर्डर हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसके लिए, तो कैन बी डिटरमाइंड for the elementary as well as complex reaction। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, as well as complex reactions। यहाँ पर क्या है, क्या मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए डिटरमाइन किया जाता है? नहीं, मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिटरमाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट होती हैं, उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तब तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट्री है तो उसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट ला आएगा वही रेट ला में, उस रेट ला में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर है उन्हीं को अगर हम ऐड कर लें तो जो वैल्यू आती है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हमने क्या आपको बताया था, कल हमने चर्चा किया था कि अगर कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मतलब एक से अधिक स्टेप में प्रोसीड करती है, तो मैंने कहा था कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होगी वही रेट डिटरमाइनिंग होगी, वही ऑर्डर डिटरमाइनिंग होगी। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप। बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, for the complex reactions order is determined by the slowest step, जो सबसे मंदतम, हिंदी में कहें तो जो सबसे मंदतम स्टेप होगा, पद होगा, उसी के द्वारा स्लोवेस्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। और इसमें पांचवा पॉइंट मॉलिक्यूलरिटी में जो लिखना है वो ये लिखना है कि मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मीनिंग नहीं रखती है, तो मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये हमेशा आपने लिखा भी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के द्वारा मॉलिक्यूलरिटी निकाली जाती है। तो पांचवा पॉइंट, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग, मॉलिक्यूलरिटी की कोई मीनिंग नहीं है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग, मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग। ओके, तो भाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। पहले नंबर पे मैंने डिफिनीशन बताया कि ऑर्डर की डिफिनीशन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी की डिफिनीशन क्या है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होगा, मॉलिक्यूलरिटी ना तो जीरो होगी, ना तो नेगेटिव होगी और ना तो फ्रैक्शनल होगी। फिर तीसरे नंबर पे बताया कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल, ध्यान रखिएगा भाई, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। ये जीरो हो सकता है, ये 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर होगा। फिर मैंने बताया ऑर्डर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए डिटरमाइन किया जा सकता है। मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिटरमाइन होती है। अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए उसमें जो स्लोवेस्ट पद है, जो स्लोवेस्ट स्टेप है, उस स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होगा या ऑर्डर डिटरमाइनिंग। इसमें क्या है कि फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज़ नो मीनिंग। तो देखिए भाई, आज हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है
आज हम लोग इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा 10 मिनट 5 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा हम लोगों को इसको रिवाइज करने में। तो आप लोग अपना पन्ना पलट लीजिए, आज हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया था और हमको बताते चलिए, हमारे साथ आप लोग डिस्कस करते चलिए, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। जो बच्चे उस समय नहीं सीख पाए थे, नहीं समझ पाए थे, वो अब सीख लें। तो देखिए भाई, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, 5 मिनट में अपने लेक्चर को रिवाइज कर दूंगा। तो आज हमने जो स्टार्टिंग किया वो कहाँ से किया। पहले नंबर पे मैंने बताया कि किसी भी रिएक्शन का रेट ला आँख से देख के नहीं लिखा जा सकता, वो एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना होता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो हमने बताया कि अगर कोई भी रिएक्शन में ए के ए मोल, बी के बी मोल, सी के सी मोल, डी के डी मोल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका रेट ला मैंने बताया, रेट इज इक्वल टू, ये एक्सपेरिमेंट से आया कि ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। अगर हम एक्स और वाई को ऐड कर दें, एक्स और वाई को ऐड कर दें, तो यही रेट ला था ना। और ये क्या है भाई, ये है रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। ये पिछले टर्न पे मैंने डिस्कस किया था, लेकिन आज यहीं से शुरुआत होगी। इसी रेट कांस्टेंट की यूनिट हमको डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? यूनिट। कैसे डिटरमाइन किया था हमने? हमने कहा था कि आप के की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो के इज इक्वल टू रेट अपान, ये रेट अपान रेट, और अपान में ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी, रेट अपान ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। यही था ना? बोलिए भाई। और रेट की यूनिट आप लोग जानते हैं, मोल पर लीटर पर टाइम। आपको मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था। ये क्या है? एक्टिव मास है। मोल पर लीटर में मैंने आपको पढ़ाया था, मोल पर लीटर की पावर क्या है? एक्स इंटू मोल पर लीटर की पावर क्या? वाई। यही था ना? मोल पर लीटर दोनों का बेस सेम है। मैंने माना कि ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन बराबर है, तो एक्स और वाई आपस में ऐड हो जाएगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करते हुए दूसरे पॉइंट में मैंने क्या निकाला कि nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है लीटर n-1, मोल 1 - n, और सेकेंड इन्वर्स या टाइम इन्वर्स होती है। यहाँ आप टाइम इन्वर्स कर सकते हैं, सेकेंड इन्वर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही टाइम इन्वर्स। ये किसके लिए है भाई? लीटर n-1, मोल 1 - n, टाइम इन्वर्स। बोलिए मेरे साथ, लीटर n-1 मोल, मैं इसको इरेज करता हूँ, लीटर n-1 मोल 1 - n और टाइम इन्वर्स। याद होना चाहिए सभी बच्चों को। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, नीट और जेईई की क्लासेस में कई बार ये आया हुआ है कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए भाई, अब हमारे पास Kn इज इक्वल टू लीटर n-1 मोल n-1 या सेकेंड इन्वर्स या टाइम इन्वर्स होता है। अब बारी बारी से मैंने n की वैल्यू 0 रखा तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, n की वैल्यू 1 रखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ रखते गए और केस के फॉर्म में केस 1, केस 2, केस 3 हमने लिया था। n की वैल्यू 2 रखा सेकेंड ऑर्डर, n की वैल्यू 3 रखा थर्ड ऑर्डर, n की वैल्यू 4 रखा, n की वैल्यू 3 रखा थर्ड, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन, 3 या 3 से ज़्यादा ऑर्डर की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज नॉट पॉसिबल। तो ये ध्यान रखिए भाई, इसी तरीके से हम रखते जाएंगे और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकलती जाएगी। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये कहा कि आपको कभी कभी ऐसे दे सकता है कि ये रेट, एक रिएक्शन है जिसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतना आया है, तो आप इस पूरे डिजिट को देखकर, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को देखकर यह बताइए कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो आप इसकी यूनिट से पिकअप करेंगे कि यूनिट क्या है। तो यूनिट सेकेंड इन्वर्स है, तो आप सेट करेंगे और यूनिट इसकी सेट करेंगे, इसी फार्मूले से सेट करके बता देंगे कि सर ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर की 0 है। देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0 यहाँ पे सेकंड इन्वर्स आ जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरीके से फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया? फिर मैंने आप लोगों को बताया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है। मॉलिक्यूलरिटी बताया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट इन एलिमेंट्री। कोई भी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की जो संख्या होती है, ट्वाइस NO + O2 इज इक्वल टू ट्वाइस NO2। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल की संख्या होती है, उन्हीं मॉलिक्यूल की संख्या को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होती है, ना तो जीरो, ना निगेटिव, ना पॉजिटिव। मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी रिएक्शन की, मैंने आपको बताया, क्योंकि प्रॉपर कोलिजन संभव नहीं है। फिर आपको मैंने बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में। मैंने 5 डिफरेंस बताए। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि
पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि आर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में अगर डिफरेंस हम करना चाहें तो 5 डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे आर्डर, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी, पहले नंबर पे डिफिनीशन, यहाँ पे भी डिफिनीशन, और सेकंड नंबर पे मैंने बताया था कि आर्डर 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, यह केवल होल नंबर होता है। फिर मैंने बताया कि आर्डर एक्सपेरिमेंटल डेटा है या थ्योरेटिकल डेटा है। मैंने बताया कि एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए हम आर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर आर्डर फाइंड करना है तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग है, वही आर्डर डिटरमाइनिंग है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी की कोई मीनिंग नहीं है। तो भाई हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया उसको रिवाइज भी कर लिया। आप लोगों का दायित्व तो है कि आप लोग घर जाएं, इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करें, लिख के। केमिस्ट्री हमेशा लिख के पढ़ी जाती है बेटा, कभी भी बिना लिखे केमिस्ट्री को आप समझ नहीं सकते। हमेशा लिखिए, हमेशा नोट करिए। मेरी तो आदत रही है कि मैं हमेशा लिख के केमिस्ट्री पढ़ा हूँ, चाहे छोटा भी लिखना हो, बड़ा भी लिखना हो, NO को लिखना हो तो बार बार लिख करके हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के साथ आज मैं यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। सब बच्चों को नमस्कार, अलविदा।